हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑडिटिंग, और जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर हमारा 5 है, और जो चैप्टर का नाम है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, तो जिसको हम 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, और किस तरह से हम इंटरनल कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर्ड और कस्टमाइज कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है। देखो, इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा सारा सिस्टम है दैट इज अंडर कंट्रोल, और बहुत सारे इंटरनल चेक्स और कंट्रोल एक्सरसाइज किए जाते हैं ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वे के अंदर वर्क करे। और इंटरनल कंट्रोल के पीछे जो मंशा होती है, जो ऑब्जेक्टिव होती है, कि जो हमारा अकाउंटिंग डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो, मतलब यहाँ पे हम उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को जज करते हैं, और देखते हैं कि कौन से एरियाज़ हैं जो हमारी वीक हैं, और कहाँ पे हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और इंटरनल कंट्रोल के पीछे ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे एसेट्स हैं, उनको हमने सेफगार्ड, क्योंकि उनका प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर सेफगार्ड होना चाहिए, मतलब प्रॉपर उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसकी मिस यूटिलाइजेशन ना हो, और उसी तरह जो बिजनेस है उसको प्रॉपर वे के अंदर कंडक्ट कर सकें। और कंट्रोल जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। अब जो ऑडिटर है उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसी तरह इंटरनल कंट्रोल को बहुत क्रिटिकल वे के अंदर स्टडी करना पड़ेगा, ताकि वो इस सिस्टम के ऊपर कितना रिलाई कर सकता है, और उसके हिसाब से अपना ऑडिट प्रोग्राम जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। तो डब्ल्यू बिग ने डिफाइन किया है, इंटरनल कंट्रोल इज द बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटेड द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। देखो, इंटरनल कंट्रोल जो है इसके अंदर ये ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर पूरा सिस्टम ऑफ कंट्रोल आ जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो अदरवाइज है। तो यहाँ पे दैट इज एस्टैब्लिश बाय द मैनेजमेंट के बिजनेस को जो है अच्छी तरीके से वो कंडक्ट कर सके, और इसके अंदर इंटरनल चेक भी आ जाता है और इंटरनल ऑडिट भी आ जाता है, अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल भी आ जाते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन किया है, कि जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स आ जाते हैं, और वो सारे मेथड जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मेथड्स मेयर, वो बेसिकली बिजनेस के अंदर इसलिए अडॉप्ट किए जाते हैं कि जो एसेट है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और जो हमारा अकाउंटिंग डाटा है वो एक्यूरेट, रिलायबल होना चाहिए, और जिसके बेसिस पे हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकें, और जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं उनको हम फॉलो कर सकें। तो इंटरनल कंट्रोल जो है 2 टाइप का है, एक अकाउंटिंग कंट्रोल है और उसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अकाउंटिंग कंट्रोल है कंप्राइजेस द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड प्रोसीजर को स्टडी करते हैं, और यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि एसेट जो है सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे, अकाउंटिंग डाटा हमारा रिलायबल एंड एक्यूरेट रहे। और इसके अंदर क्या है कि जो भी काम है वो प्रॉपर जो है ऑथराइजेशन, और जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो उसकी प्रॉपर अप्रूवल होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और जो काउंटिंग रिकॉर्ड रिपोर्ट्स बनाते हैं उनकी ड्यूटी सेपरेट होनी चाहिए। तो जिसके बेसिस पे क्या है कि देखो, वो सही ढंग से कंट्रोल जो है बिजनेस के अंदर एक्सरसाइज कर सके। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो कि मेनली कंसर्न्ड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट पॉलिसी, इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टाइम मोशन स्टडी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आ जाता है। इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक भी आता है, इंटरनल ऑडिट भी आता है। इंटरनल चेक के अंदर क्या होता है कि वो इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है जिसके अंदर एक का काम दूसरे के द्वारा चेक किया जाता है। और उसी तरह यहाँ पे जब हम इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं तो ये इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट को भी इंक्लूड करता है, बट इसके अंदर
होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल भी आ जाते हैं जो मैनेजमेंट सेट करती है ताकि बिजनेस को एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर रन किया जा सके। इसके एसेट का प्रॉपर रिकॉर्ड हो, प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, प्रॉपर सेफगार्ड हो और उसी तरह ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जो है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बनी रहे। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो ऑडिटर है जब वो ऑडिट करता है तो जो डाटा है उसके बेसिस पे वो रिलाय करे, देखता है कि वो कितना जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है क्या वो रिलायबल है, एक्यूरेट है, कितनी रिलायंस वो इसके ऊपर जो है प्लेस कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देखो ये क्लाइंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करती है तो वहां पे क्या होता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो हमारा जो डाटा है वो रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, क्योंकि बिजनेस डिसीजन के अंदर क्या होता है कि हमें सही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि हम बिजनेस को सही ढंग से रन कर सकें। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो जैसे मैनेजमेंट को काफी सारी रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है, तो ये सारी चीजें जो है कितनी चीजें बनानी है, तो ये सारी चीजें जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। उसी तरह सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड, फिजिकल एसेट जो होते हैं देखो उनकी मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है, मिस यूटिलाइजेशन हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो प्रॉपर जो है प्रोटेक्शन होती है बाय एडिक्वेट कंट्रोल। उसी तरह जो नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं सच एज अकाउंट रिसीवेबल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, तो उनके लिए भी क्या होता है कि जैसे कॉन्फिडेंशियल कई चीजें होती हैं तो उनका भी क्या है कि प्रॉपर जो है उनको भी सेफ गार्ड किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आजकल क्या है कि सब कुछ कंप्यूटर के अंदर होता है और जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है उसको कोई भी जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके अंदर मिसयूटिलाइजेशन हो सकती है, तो इसलिए क्या है कि प्रॉपर केयर जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे प्रॉपर प्रोटेक्शन बाय एडिक्वेट कंट्रोल टू द फिजिकल एसेट, प्रॉपर प्रोटेक्शन टू द नॉन फिजिकल एसेट सच एज द अकाउंट रिसीवेबल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, तो इन एसेट्स और रिकॉर्ड की प्रोटेक्शन करनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होती है और जिसको कोई भी जो है अगर अनऑथराइज एक्सेस हो तो उसके अंदर चेंजेस भी हो सकती हैं, डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, तो प्रॉपर केयर लेनी पड़ती है। और उसी तरह की जो प्रिस्क्राइब पॉलिसी है उनको फॉलो करना है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है लागू किया जाता है जिसके अंदर रीजनेबल एश्योरेंस होती है कि जब भी हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो वो प्रॉपर जो प्रोसीजर्स है, रूल्स है, उनको हम फॉलो करते हैं। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करने से पहले क्लाइंट का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको स्टडी करता है, बहुत क्रिटिकली व्यू करता है, उसको थॉरो मतलब थॉरो होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसने एक बर्ड्स आई व्यू जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट, डिटेल के अंदर उसको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जो जब वो स्टडी करता है तो उसके पीछे होता है कि क्या ऑडिट पॉसिबल है, मेरा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल को जब वो डीपली स्टडी करता है तो वो देखता है कि मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो दीज आर द एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट जो है दैट इज द competent and trustworthy personnel, record financial and other organizational plans, segregation of duties, supervision, authorization, written sound practices, internal audit, arithmetic and accounting control। तो इसको हम क्रॉस एशिया के माध्यम से याद कर सकते हैं। सी का मतलब है कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सोनल, आर का मतलब है रिकॉर्ड फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, एस का मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एस का मतलब है सुपरविजन, ए का मतलब है ऑथराइजेशन, एस का मतलब है साउंड प्रैक्टिसेस, जो आई है उसका मतलब है इंटरनल ऑडिट और ए का मतलब है अर्थमेटिक एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। तो इस एब्रीवेशन के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो these are the element or we could say the features or we could say the principles of the internal control। देखो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज द ह्यूमन बीइंग। अगर हमारे एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंट है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट वर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं, तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक अगर एब्सेंट भी है तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है, ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो मतलब उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो जो है बेसिकली
मतलब सही होंगे, रिलायबल होंगे। बट उसी तरह क्या है कि अगर बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है और एम्प्लॉयज हमारे इनकॉम्पिटेंट है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। उसी तरह रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, जो डॉक्यूमेंट जो इसके द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन पास करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डॉक्यूमेंट्स जो है एडिक्वेट होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम रिलाई कर सके कि जो सारी एसेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जा रहा है, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे मान लो हमने माल मंगवाया है, तो जो डिपार्टमेंट उसको रिसीव करता है तो वो एक रिपोर्ट बनाता है कि सब कुछ उसके अंदर लिखता है कि ये चीजें रिसीव की हैं। तो जो अकाउंट्स पे करता है तो वो जो सप्लायर की इनवाइस के साथ जो है जो मटेरियल रिसीव करता है उसकी रिपोर्ट को भी स्टडी कर सकता है, चेक कर सकता है और उसके हिसाब से पेमेंट कर सकता है। सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज, इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के अंदर हम देखते हैं कि जो अनइंटेंशनल जानबूझ के गलतियां की जाती हैं या अनइंटेंशनल गलतियां होती हैं, तो उसके अंदर ड्यूटी जो है सेपरेट होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द रिकॉर्ड कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक डिपार्टमेंट या डिवीजन जो है अगर वो अपने रिकॉर्ड और रिपोर्ट खुद बनाता है तो डेफिनेटली वहां पे एरर हो सकती है, बाइसनेस हो सकती है। तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसी तरह सेपरेशन ऑफ कस्टडी ऑफ एसेट फ्रॉम अकाउंटिंग, अगर हमने फ्रॉड से बचना है तो जो कस्टडी ऑफ एसेट है और उनकी अकाउंटिंग जो है सेपरेट व्यक्ति के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जिसके पास भी कस्टडी है तो डेफिनेटली वो प्रोग्रामिंग फंक्शन के अंदर कोई भी जो है चेंजेस कर सकता है, तो डेफिनेटली उसको एक्सेस नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि वो पंच्ड कार्ड, फ्लॉपी और अदर इनपुट रिकॉर्ड को एक्सेस ना कर सके। तो इसलिए क्या है कि जो कस्टडी ऑफ एसेट है और फ्रॉम अकाउंटिंग है उसके अंदर सेपरेशन होनी चाहिए। सुपरविजन, तो यहाँ पे क्या है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो फाइनेंशियल ऑपरेशन और पोजीशन को रेगुलर और इंटरनल वे जो है इंटरनल फ्रीक्वेंट मतलब रेगुलरली और कुछ कुछ समय के बाद उसको अच्छी तरीके से अच्छी तरह से जो है रिव्यू करते रहें। और देखो जब एक ही बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे जो हमें कंपैरिजन भी करना चाहिए प्रीवियस पीरियड के साथ, ताकि हमें पता चले कि क्या-क्या डेविएशंस हैं, जिसके बेसिस पे क्या-क्या कमियां हैं, जिसके बेसिस पे हम जो है एक्शन ले सकते हैं। उसी तरह ऑथराइजेशन रिटर्न, अगर कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है तो हर एक ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होती है। ऑथराइजेशन दो तरह का होता है, जर्नल जो है उसकी एग्जांपल है जैसे हमने फिक्स प्राइस लिस्ट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, क्रेडिट लिमिट फॉर कस्टमर, फिक्स्ड ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट फॉर मेकिंग परचेजेस। स्पेसिफिक ऑथराइजेशन होती है जब किसी स्पेसिफिक काम के लिए ऑथराइजेशन दी जाती है, कि जैसे सेल ट्रांजैक्शन जो है सेल मैनेजर कर सकता है अगर उसने यूज कार सेल करनी है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन जो है जनरल है, स्पेसिफिक है, उसकी प्रॉपर देखना चाहिए। फिर उसी तरह साउंड प्रैक्टिसेस, जो एडमिनिस्ट्रेशन की साउंड प्रैक्टिसेस है कि उसके अंदर हर चीज के लिए एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स होने चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए, और किसको ये काम दिया गया है वो बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि जब भी कुछ इधर-उधर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके। उसी तरह इंटरनल ऑडिट जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल, और इसको हमने इंटरनल चेक से अलग से ऑपरेट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए स्पेसिफिक जो है पर्सन रखे जाते हैं जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसका इंडिपेंडेंट वे से वो चेक करते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और अदर बिजनेस प्रैक्टिसेस को रिव्यू करते हैं। फिर उसी तरह अर्थमेटिक एंड अकाउंटिंग कंट्रोल, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, क्योंकि ये हमें बताती है कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और जो यूजर को दी जाती है वो कितनी एक्यूरेट और कितनी रिलायबल है। तो जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके तहत इसको बनाना चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले जो स्टैंडर्ड था 6 था, अब ये 315 है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया है, जिसने कहा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये लिमिटेशन इनहेरेंट है, प्रेजेंट है। ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर देखो टाइम और मनी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, और मैनेजमेंट को लगता है कि कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कम से कम खर्चा हो, तो वो इसकी इफेक्टिवनेस को वीक कर देता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल जो है रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन के ऊपर ज्यादा डील करता है, और जो अनयूजुअल और इरेगुलर ट्रांजैक्शन होती है उसको इग्नोर किया जाता है। और उसी तरह ह्यूमन एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को काफी कमजोर कर सकती है। और उसी तरह जो व्यक्ति इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, और जो एम्प्लॉयज हैं, तो उनके बीच में जो है मिली भगत से क्या होता है कि कंट्रोल को इनइफेक्टिव किया जा सकता है। और उसी तरह जो पोजीशन है कि जो व्यक्ति को दिया गया है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन कर रहा है, वो अपनी अथॉरिटी को भी अब्यूज कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। और उसी तरह क्या है कि अगर कंडीशंस में चेंजेस हो जाती हैं तो हमारे प्रोसीजर इनइफेक्टिव हो जाते हैं, और अगर हम सिस्टम के अंदर जो प्रोसीजर्स बने हुए हैं उनको सफिशिएंटली कंप्लायंस नहीं करते, तो हमारे सिस्टम को वो खराब कर देते हैं। और उसी तरह मैनेजमेंट जब मैनिपुलेशन करती है तो इंटरनल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने आप ही डिफीट हो जाता है। तो टूल्स एंड स्टडी एंड एवेलुएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नैरेटिव रिकॉर्ड्स, तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कंप्लीट रिटन डिस्क्रिप्शन होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में यूज किया जाता है। तो ये स्मॉल बिजनेस जो है यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है उसकी एक्चुअल टेस्टिंग जो है की जाती है। चेकलिस्ट के अंदर क्या है कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि नंबर ऑफ ऑडिट स्टाफ फॉलो करता है। तो यहाँ पे यस या नो के अंदर होता है आंसर देना है। तो ये मैनेजमेंट देखती है कि कंट्रोल सिस्टम जो है प्रॉपरली सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑडिटर बनाता है ताकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एडिक्वेसी को चेक किया जाए। ये इस ढंग से बनाया जाता है कि आंसर जो है यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। तो क्लाइंट को ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर जो है अपने एम्प्लॉय से भरवाना होता है। ऑडिटर जो है रिपोर्ट बनाता है, बताता है कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर कमियां हैं और किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। उसी तरह फ्लो चार्ट ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो ये बताते हैं कि कहाँ-कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लागू किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द एरिया एंड स्कोप ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग का सिस्टम चेक करते हैं कि ये एफिशिएंट होना चाहिए, एडिक्वेट सुपरविजन होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और डुप्लीकेट सिस्टम होना चाहिए। कैश कंट्रोल के अंदर के जो पैसा हमारे पास आता है, रिसीट, पेमेंट, बैलेंस के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, और इसके अंदर प्रॉपर सेफगार्ड्स होने चाहिए कि इनकी मिस यूटिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। उसी तरह कंट्रोलिंग ओवर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के जो एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर बोथ परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। कि उसी तरह कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज को हम सैलरीज देते हैं, किस तरह से हम रिकॉर्ड को बनाते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं, तो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए ताकि इसकी मिस यूटिलाइजेशन ना हो सके। और उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल, यहाँ पे कैपिटल एसेट के ऊपर जो खर्चा होता है उसको प्रॉपर कंट्रोल में रखना चाहिए। देखना चाहिए कि ये प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, सैंक्शन है, और किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। फीडबैक रिपोर्ट्स होनी चाहिए जो कि मैनेजमेंट को प्रेजेंट किए जाए। और इसके अंदर और चीजें भी आ जाती हैं कि स्टाफ के साथ रिलेशनशिप कैसा है, स्टॉक मेंटेनेंस, कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट। तो अब हम देखते हैं इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर। देखो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, बट ऑडिटर ऑडिटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स एंड प्रोसीजर जो है फॉलो करती है। तो वो सिंपली गाइड कर सकता है और कह सकता है कि इसको प्रॉपरली अधेयर होना चाहिए। देखो, यहाँ पे जब हम इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करते हैं तो ये है कि ऑडिटर जो है कितना इस सिस्टम के ऊपर रिलाई कर सकता है, और वो इसकी चेकिंग जो है बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करता है ताकि इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को चेक कर सके। वेरियस कंप्लायंस टेस्ट आर अप्लाइड टू डिटरमिन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है रिकमेंड करता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ऑडिटर इसको बहुत डीपली स्टडी करे। ही शुड टेक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और जो
एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको भी अच्छी तरह से एवेल्युएट करे, उसके हिसाब से अपना ऑडिट प्रोग्राम जो है वो तैयार करे।